वेलकम बैक टू कॉमर्स एजुकेटर्स। आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं जो अपना CMAD पेपर नंबर 17 है उसका पार्ट ए। ठीक है, देखो जो आपका पार्ट ए है वो ही मैक्सिमम वेटेज आपका कैरी करता है, 50 मार्क्स का है। और इसमें टोटल जो चैप्टर्स है वो 8 चैप्टर्स है, 8 चैप्टर्स इन ऑल। ठीक है, अब इसमें से आप ये मानो कि बस आपके 2 चैप्टर्स हैं जो थोड़े से लेंदी हैं, बाकी सारे चैप्टर्स आपके बहुत छोटे छोटे से चैप्टर्स है। ठीक है, तो एक अपना चैप्टर 3 काफी लेंदी रहता है, एक अपना चैप्टर 4 काफी लेंदी रहता है। 3 में हमें कॉस्ट ऑडिटर पूरा दे रखा है, तो एक वो चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है। और एक चैप्टर 4 में कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स हैं, वो थोड़ा सा लेंदी है। ठीक है, उसके अलावा बाकी सारे चैप्टर्स जो हैं वो छोटे छोटे से ही हैं। एक अपना कॉस्ट ऑडिटिंग स्टैंडर्ड्स का भी रहता है, बट वो काफी सिंपल चैप्टर है। ठीक है, आज से हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं इससे। सबसे पहले देखो हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, चैप्टर फर्स्ट आपका बहुत ही सिंपल है। ठीक है, यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको क्या चीजें पढ़नी है, सिर्फ आपको ये पढ़ना है कि कॉस्ट ऑडिट जो है वो क्या होता है, उसका मीनिंग क्या है, उसकी नीड क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, एडवांटेजेस क्या है। तो ये बहुत ही सिंपल सा है। ठीक है, देखो सबसे पहले अगर हम स्टार्ट करें तो सबसे पहले देखो अगर हम बात करते हैं नॉर्मल ऑडिट की, ठीक है, जो अपनी फाइनेंशियल ऑडिट होती है, तो आपको याद है फाइनेंशियल ऑडिट हम लोग किसकी करते हैं, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की, अकाउंट्स की। ठीक है, अब यहाँ पर हम क्या पढ़ने वाले हैं, कॉस्ट ऑडिट। तो कॉस्ट ऑडिट हम लोग किसकी करेंगे, कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स की। तो सबसे पहले हमें पता होना चाहिए कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स क्या होते हैं, और उसके बाद हम क्या पढ़ेंगे कि कॉस्ट ऑडिट क्या होती है। ठीक है, देखो तो सबसे पहले अगर हम बात करें मीनिंग ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग, तो यहाँ पे आपको क्या बताया, इट इज अ प्रोसेस ऑफ। अब आप देखना जो अपन नॉर्मल अकाउंटिंग की डेफिनेशन पढ़ते हैं ना, वही लिखनी है आपको। बस आपको यहाँ पे चेंज क्या करना है, जो भी फाइनेंस वाले टर्म्स होते हैं यहाँ पे आपको कॉस्ट लगा देना है। ठीक है, देखो तो प्रोसेस ऑफ आइडेंटिफिकेशन, क्लासिफिकेशन, मेजरमेंट एंड असाइनमेंट ऑफ कॉस्ट टू वेरियस कॉस्ट ऑब्जेक्ट। क्या आपको करना है, सबसे पहले आप ये कीवर्ड्स याद करो, आइडेंटिफाई करो कॉस्ट आइटम्स, क्लासिफाई करो, उनका मेजरमेंट करो। ठीक है, अलग अलग आइटम्स की क्या कॉस्ट होने वाली है, वो सारी चीजें हमें देखनी है। और जैसे अपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में क्या होते हैं, आपके एएस होते हैं, इंड एएस होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर आपके क्या होंगे, CAS, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। ठीक है, तो वहां पे इंड एएस होंगे, यहाँ पे क्या हो रहे हैं अपने CAS, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स। अब ये क्या है, दीज आर गाइडलाइंस फॉर कंपनी दैट स्पेसिफाई, मतलब ये ऐसी गाइडलाइंस है जो कि ये बताती है कि भाई तुम्हें किस तरीके से क्या करना है, अलग अलग जो कॉस्टिंग एलिमेंट्स है उसको अपनी बुक्स में रिकॉर्ड करना है, कैसे कैसे उसका ट्रीटमेंट करना है, मतलब कैसे बेसिकली काम होने वाला है कॉस्टिंग का। जैसे फाइनेंस का काम कैसे होगा, वो हम रिपोर्टिंग कैसे करेंगे, प्रेजेंटेशन कैसे करेंगे, वो सब कुछ हम कहाँ पढ़ते हैं, इंडियन अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स में। यहाँ पे क्या बोला, जैसे कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स बोलेंगे, उस आइटम को आपको उस तरीके से प्रेजेंट करना है, डिस्क्लोज करना है। ठीक है, सो वेरियस कॉस्ट एलिमेंट्स, डिस्क्लोजर, और इससे क्या होगा, कंपेरेबिलिटी। अब देखो क्योंकि हर कंपनी अपने जो कॉस्टिंग रिकॉर्ड्स है वो किसको फॉलो करते हुए बनाएगी, कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स को फॉलो करते हुए बनाएगी। तो इससे क्या होगा, हम कंपेयर कर पाएंगे ना, बिकॉज अगर अलग अलग कंपनी अलग अलग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग बनाती है अपने रिकॉर्ड्स, तो आप कंपेयर ही नहीं कर सकते हो। ठीक है, तो एक स्टैंडर्ड सेट हो गया कि अच्छा कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड के अकॉर्डिंग ही सब काम हो रहा है। इससे कंसिस्टेंसी भी रहेगी, ऐसे नहीं है मन मर्जी से अभी कुछ कर लिया, फिर कुछ और कर लिया, फिर कुछ और कर लिया। और कंप्लीट तरीके से जो आपकी चीजें हैं वो कंप्लीट हो जाएंगी, इनकॉर्पोरेट हो जाएंगी। तो ये बेसिकली आपकी डेफिनेशन हो गई कॉस्ट अकाउंटिंग की। अब कॉस्ट जो अकाउंट्स है, कॉस्ट जो रिकॉर्ड्स है, कॉस्ट शीट है, उसको हम क्या करेंगे, एग्जामिन। तो ऑडिट की डेफिनेशन तो वही होती है ना अपनी, क्या, सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन। तो बस वही चीज आपको लिखनी है, सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ। नॉर्मली आपको याद होगा हम फाइनेंशियल ऑडिट में क्या लिखते हैं, ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स। यहाँ पर आप क्या लिख दोगे, ऑफ कॉस्ट रिकॉर्ड्स, कॉस्ट स्टेटमेंट्स। ठीक है, देखो क्या बोला, मीनिंग ऑफ कॉस्ट ऑडिट में, इट इज एन इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ किसका। अब आप यहाँ पे सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट दोनों ही कर लेना, सिस्टमैटिक एंड इंडिपेंडेंट एग्जामिनेशन ऑफ कॉस्ट स्टेटमेंट्स, कॉस्ट रिकॉर्ड्स, अदर कॉस्ट रिलेटेड इंफॉर्मेशन। ठीक है, आपको सारे फाइनेंस वाले वर्ड्स को हटाना है, साइड में रखना है, और क्या वर्ड्स इनकॉर्पोरेट कर देने हैं, कॉस्टिंग। ठीक है, टू एक्सप्रेस, और अल्टीमेटली बताओ ऑडिट करने का क्या मोटिव होता है, ऑडिटर ओपिनियन एक्सप्रेस करता है ना ट्रू एंड फेयर व्यू पे, तो यहाँ पर भी ऑडिटर क्या एक्सप्रेस करेगा, अपना ओपिनियन एक्सप्रेस करेगा।
वेदर जो कॉस्ट रिकॉर्ड्स हैं दे गिव ट्रू एंड फेयर व्यू ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ठीक है, अब देखो यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है कि आपका डायरेक्ट 7 मार्क्स का क्वेश्चन आ जाएगा कि व्हाट डू यू मीन बाय कॉस्ट ऑडिट, ऐसा नहीं आएगा। इतना इजी क्वेश्चन आने के चांसेस, अब मान लो आ भी जाए, आपकी किस्मत बहुत अच्छी है, बट चांसेस बहुत बहुत कम है कि ये डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा कि कॉस्ट ऑडिट क्या होती है। ठीक है, लेकिन देखो जब भी अपना, जैसे मान लो आपके कॉस्ट ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स पूछ लिए, एडवांटेजेस पूछ ली, प्रोसेस पूछ लिया, तो कभी भी कोई टॉपिक आ रहा है ना, तो आप डायरेक्टली वो टॉपिक से स्टार्ट मत करो। मैं एक आपके लिए आंसर राइटिंग वीडियो भी डालने वाली हूँ। आप लोगों की यही प्रॉब्लम्स रहती है ना कि यार हमें मतलब ये समझ में नहीं आ रहा क्वेश्चन को अटेम्प्ट कैसे किया जाता है, मार्क्स ही नहीं आ रहे। आप लिखकर सब कुछ आ रहे हो बट 7 में से 2 नंबर आ रहे हैं, 3 नंबर आ रहे हैं। तो ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि आप प्रेजेंटेशन प्रॉपर नहीं कर रहे। जो आपसे कंटेंट पूछा गया है हमें लिखना तो वही है, बट स्टार्टिंग उससे मत करो। स्टार्टिंग आप किससे करो? इंट्रोडक्शन से। तो अगर वो आपसे कॉस्ट ऑडिट के ऑब्जेक्टिव्स पूछ रहा है, तो सबसे पहले आप उसको 2 लाइन में, ऐसे नहीं पूरा पेज लिख देना है, नहीं, सिंपल 2 लाइन्स में आप उसको पहले ये बताओ कि यार कॉस्ट ऑडिट क्या होती है, और उसके बाद उसके ऑब्जेक्टिव्स लिखो। तो अगर आप ऐसे स्टेप बाय स्टेप चलोगे तो आपके अच्छे मार्क्स आएंगे, प्रेजेंटेशन अच्छी होगी। ठीक है, ये मत बोलना कि उसने पूछा ही नहीं है हमसे। हमें तो अपने आप को ये बताना है कि हमें सब कुछ आता है। ठीक है, तो इसके बारे में भी हम एक अलग से वीडियो में बात करेंगे। तो ये जो डेफिनेशन है ये आपको लिखनी ही होगी अगर कोई भी रिलेटेड टॉपिक आता है, तो उसके पहले 2 लाइन की डेफिनेशन है वैसे भी। देखो, नेक्स्ट अपना क्या आता है? इंस्टीट्यूट ऑफ कॉस्ट अकाउंटेंट्स ऑफ इंडिया। अब आपके इंस्टीट्यूट ने भी डेफिनेशन दी है कॉस्ट ऑडिट की, तो आपके इंस्टीट्यूट ने कॉस्ट ऑडिट की क्या डेफिनेशन दी है? देखो, इट इज अ सिस्टम। अब वही चीज है जो अपन ने ऊपर ऑडिट पढ़ी है ना, वही वाली सेम ही चीज है, बस आपकी लैंग्वेज थोड़ी सी अलग होगी। ठीक है, देखो, सिस्टम ऑफ ऑडिट फॉर क्या क्या करना है हमें? वही रिव्यू करना है, एग्जामिन करना है, अप्रेजल करना है। ठीक है, कि कहाँ कहाँ पे कमियां हैं हम उसको इम्प्रूव कर पाए, ताकि इन द फ्यूचर ऑफ, किसको चेक करोगे? कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स को चेक करोगे और उसकी रिलेटेड इंफॉर्मेशन को चेक करोगे। अच्छा, ये इंफॉर्मेशन जो है ये किसने बनाई होगी, किसने रिकॉर्ड की होगी? कंपनीज ने रिकॉर्ड की होगी। तो क्या लिखा है? टू बी मेंटेन्ड बाय स्पेसिफाइड इंडस्ट्रीज एज मैंडेटेड बाय कंपनीज एक्ट 2013 एंड सीआरए रूल्स। अब देखो यहाँ पे एक लाइन आपको दे रखी है जो कि आपको फाइनेंशियल ऑडिट, जो अपनी स्टैट्यूटरी ऑडिट होती है, उसमें देखने को नहीं मिलेगी। क्या? यहाँ पे ये लिखा है कि कॉस्ट अकाउंट्स जो है वो स्पेसिफाइड कंपनीज को बनाने हैं। दैट मीन्स क्या ये हर कंपनी के लिए मैंडेटरी है? बिल्कुल नहीं। स्पेसिफाइड कंपनीज हैं, इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यही हुआ ना कि कुछ प्रेस्क्राइब्ड कंपनीज गवर्नमेंट ने बता रखी हैं, उनको ही कॉस्ट अकाउंटिंग करनी है। अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स की बात करें तो क्या होता है वहां पे? हर कंपनी, छोटी कंपनी है, बड़ी कंपनी है, ईच एंड एवरी कंपनी, उसे क्या करना होता है? मैंडेटरीली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाने होते हैं। लेकिन कॉस्ट अकाउंट्स में ऐसा नहीं है कि हर कंपनी को कॉस्ट अकाउंट्स बनाने हैं। तो क्या कुछ स्पेसिफिक कंपनीज हैं? बिल्कुल। हम इसका जो चैप्टर 2 पढ़ेंगे वहां पर हम ये पढ़ेंगे यार कौन सी ऐसी स्पेसिफिक कंपनीज हैं जिनको क्या बनाने हैं? कॉस्ट अकाउंट्स बनाने हैं। तो सबसे पहले तो आपको ये याद रखना है कॉस्ट अकाउंट्स हर कंपनी को नहीं बनाने, स्पेसिफिक कंपनीज को बनाने हैं। एंड देन सेकेंडली, उसकी जो ऑडिट होगी, अब ऑडिट भी जो है ना उसकी भी लिमिट्स है। आपको याद होगा जो हमने अपना फर्स्ट वीडियो किया था, फर्स्ट लेक्चर, जहां पर हमने ऑडिट का इंट्रोडक्शन किया था, वहां पर भी हमने बात की थी कि यार हर कंपनी को फाइनेंशियल ऑडिट तो करवानी पड़ती है, पर हर कंपनी को कॉस्ट ऑडिट नहीं करवानी होती। करेक्ट? सो कॉस्ट ऑडिट में क्या थी? लिमिट्स थी। तो वो क्या लिमिट्स हैं? इसका मतलब यहाँ पे 2 लिमिट्स पढ़नी है हमें एब्सोल्युटली। कॉस्ट अकाउंट्स की भी हमें लिमिट्स पढ़नी है, और कॉस्ट ऑडिट की भी हमें अलग से लिमिट्स पढ़नी है। ठीक है, वो क्या लिमिट्स है वो सब कुछ हम चैप्टर 2 में कवर करेंगे। ठीक है, पार्ट 1 का चैप्टर 2। सो यहाँ पे आपको अभी के लिए याद रखना है कि जिन कंपनीज को मैंडेटरी कर रखा है बस उन्हीं को ही अकाउंट्स बनाने हैं और उन्हीं को ही ऑडिट करवानी है। ठीक है, चलो अब आ जाते हैं नेक्स्ट, स्टैंडर्ड्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट। हमें कुछ कॉस्ट ऑडिट के स्टैंडर्ड्स भी पढ़ने हैं, जैसे अपने फाइनेंशियल ऑडिट में आपने सुना हो तो, और इंटर में भी थे एसए, है ना, स्टैंडर्ड्स ऑन ऑडिट। डिटेल में नहीं है आपके सिलेबस में ऑब्वियसली, बिकॉज वो सीए के सिलेबस में आते हैं। अब हमारे सिलेबस में, क्योंकि हम क्या बनने वाले हैं? सीए में, तो हमारे सिलेबस में क्या आएंगे? स्टैंडर्ड्स ऑन कॉस्ट ऑडिट। तो जो अपना मॉड्यूल का चैप्टर नंबर 5 है ना, पार्ट ए का, उसमें हम डिटेल में पढ़ेंगे। अपने पास में 4 जो है वो कॉस्ट ऑडिट स्टैंडर्ड्स हैं। वो क्या कहते हैं कि किस तरीके से ऑडिटर को ऑडिट करनी चाहिए, तो वो स्टैंडर्ड्स हम वहां पर पढ़ेंगे। वो ऑडिटर को गाइड करते हैं कि भाई तुम इस तरीके से ऑडिट करो।
चलो, अब सिंपल है ऑब्जेक्टिव्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट। ठीक है, अब देखो जो ऑब्जेक्टिव्स हैं उसको भी दो पार्ट में क्लासिफाई कर रखा है। पहला क्या है, जनरल ऑब्जेक्टिव्स, एंड सेकंड क्या है, सोशल ऑब्जेक्टिव। जनरल बेसिकली बताएगा कि यार कंपनी को क्या क्या बेनिफिट हो रहा है, कंपनी के स्टेक होल्डर्स को क्या क्या बेनिफिट हो रहा है। सोशल बताएगा कि उससे सोसाइटी को क्या बेनिफिट हो रहा है। ठीक है, देखो जनरल सबसे पहले वेरीफाई कॉस्ट अकाउंट्स टू इंश्योर देयर प्रॉपर मेंटेनेंस। सबसे पहला तो यही है कि ऑडिटर आकर क्या करेगा, कॉस्ट अकाउंट्स को चेक करेगा, उसको चेक करके ये बताएगा कि क्या वो प्रॉपरली सही तरीके से मेंटेन्ड है या नहीं है। इंश्योर प्रिस्क्राइब प्रोसीजर ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग रिकॉर्ड्स, मतलब जिस तरीके से हमें वो रिकॉर्ड्स बनाने चाहिए थे, क्या वो प्रोसेस जो है वो फॉलो सही तरीके से हुआ या नहीं हुआ। जैसे अभी हमने बात की कॉस्ट अकाउंटिंग स्टैंडर्ड्स है, वो माने या नहीं माने। ठीक है, जनरली एक्सेप्टेड कॉस्ट अकाउंटिंग के प्रिंसिपल्स हैं, वो माने या नहीं माने। ठीक है, ये तो आप देख लो, जब भी कोई भी टाइप की ऑडिट आ जाए, फ्रॉड्स एंड एरर्स तो आपको लिखना ही है, डिटेक्ट फ्रॉड्स एंड एरर्स। नेक्स्ट, वेरीफाई कॉस्ट ऑफ ईच कॉस्ट यूनिट एंड कॉस्ट सेंटर। ठीक है, कि जो भी आपकी यूनिट्स हैं सबकी आपको इंडिविजुअल कॉस्ट पता होनी चाहिए। इन्वेंट्री वैल्यूएशन में काम आएगा, जो भी आपका स्टॉक वगैरह है उसकी क्या कॉस्ट है उसके अकॉर्डिंग। पीरियोडिकल आप रिकंसाइल कर पाओगे। देखो अगर आप कॉस्ट ऑडिट करते हो तो आप ये चेक कर पाओगे कि सारे कॉस्टिंग एस्पेक्ट सही है ना। तो उससे क्या होगा, देखो क्योंकि हम ये नहीं बोल सकते कि यार ये कंपनी है तो हम उसका फाइनेंस वाला एस्पेक्ट एकदम अलग कर ले। ठीक है, लॉ वाला एस्पेक्ट एकदम अलग कर ले और कॉस्टिंग वाला एस्पेक्ट एकदम अलग कर ले, वो नहीं हो सकता, तीनों इंटरकनेक्टेड है। ठीक है, सो हमें मैच करना ही पड़ेगा। क्योंकि देखो कॉस्ट जो है, कॉस्ट आपकी क्या होगी, कैसी होगी, ज्यादा है कम है, उसी के अकॉर्डिंग तो आपका प्रॉफिट निकल के आएगा। तो ये बोल रहा है कि अगर आप कॉस्ट ऑडिट करते हो तो उससे आप कॉस्टिंग एलिमेंट्स और जो आपके फाइनेंशियल वाले एलिमेंट्स है ना, दोनों को आप मैच कर पाओगे। उसे हम बोल रहे हैं रिकंसिलिएशन। ठीक है, इसके बाद में इसको आप इंपॉर्टेंट मार्क करना। देखो जैसे एक तो अपना यहाँ पे ये है फ्रॉड्स एंड एरर्स, ये चीज कॉमन है, ये चीज हर ऑडिट में आएगी। एक जो यहाँ पे आता है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आप कॉस्ट ऑडिट में कुछ भी मान लो आपको याद नहीं आ रहा, भूल गए हो, आपको एक पॉइंट कम पड़ रहा है, आप ये पॉइंट लिख के आ जाओ। क्या चीज, इंश्योर ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। कि कॉस्ट ऑडिट अगर हम लोग करते हैं तो उससे क्या होता है, ऑप्टिमम यूज। अब देखो अगर हम बात करें ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि जो भी आउटपुट है ना, आउटपुट तो कैसा आए, मैक्सिमम, और जो आपका कॉस्ट है वो कैसी आए, मिनिमम। या जो आपका वेस्टेज है वो कैसा हो, एकदम मिनिमम। यानी देखो रिसोर्सेज अपने पास लिमिटेड है। ठीक है, चाहे वो फिजिकल रिसोर्सेज हो, फाइनेंशियल रिसोर्सेज हो, ह्यूमन रिसोर्सेज हो, हम चाहते हैं कि उनकी एफिशिएंसी सबसे ज्यादा हो। इसका मतलब क्या है कि हम चाहते हैं जो भी हम काम कर रहे हैं उसकी कॉस्ट सबसे कम आए और उसका जो आउटपुट है वो एकदम मैक्सिमम निकले। ठीक है, आप लोग भी तो यही चाहते हो ना, जैसे आप कोई क्लासेस परचेज करते हो तो अब आप क्या चाहोगे कि हमें कम से कम पैसे पे करने पड़े और हमें मैक्सिमम रिजल्ट मिले, कि पूरा सिलेबस भी कवर करवाया हो, नोट्स भी हो, टाइम पे कोर्स भी कंप्लीटेड हो, टेस्ट भी लिए जाए, डाउट सेशंस भी हो। आप एक्सपेक्ट करते हो कि नहीं करते हो। ठीक है, और कॉस्ट क्या चाहते हो आप, सबसे कम से कम कॉस्ट हो। तो नॉर्मली हर पर्सन यही चाहता है ना कि मिनिमम कॉस्ट में हमें मैक्सिमम बेनिफिट मिल जाए। तो सिमिलरली यहाँ पर भी अगर एक कॉस्ट ऑडिटर कॉस्ट ऑडिट करने आएगा तो वो ये कंपनी को बताएगा कि यार तुम्हारा कहाँ कहाँ पे प्रॉब्लम्स है, कहाँ कहाँ पे तुम्हारा वेस्टेज और कॉस्ट ज्यादा है, तुम उसको ऐसे ऐसे कम कर सकते हो। करेक्ट। नेक्स्ट है डिटेक्ट एंड करेक्ट अबनॉर्मल लॉस। ठीक है, अबनॉर्मल लॉस क्या होता है, जो हमेशा नहीं हो रहा, कभी कभी अनयूजुअल कुछ सर्कमस्टेंस आ गई वहां पे हो रहा है, तो वो क्यों हुआ, कैसे हुआ, कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, तो उसके लिए भी वो कंपनी को एडवाइस करेगा। प्रमोट कॉर्पोरेट गवर्नेंस थ्रू ऑपरेशनल डिस्क्लोजर्स टू डायरेक्टर्स। अच्छा, कॉर्पोरेट गवर्नेंस ये जो वर्ड है ये आपने सुना होगा और अपने लॉ में एक चैप्टर भी है। तो जो आपका कॉर्पोरेट गवर्नेंस है, कॉर्पोरेट गवर्नेंस में बेसिकली हम क्या करते हैं, प्रिंसिपल्स, पॉलिसीज, प्रोसीजर, जिससे काम सही तरीके से हो जाए। ठीक है, वहां पर भी हमारा मेन मोटिव क्या रहता है, मैनेजमेंट एकदम प्रॉपर तरीके से हो जाए। वहां पर हम पढ़ते हैं ट्रांसपेरेंसी होनी चाहिए, डिस्क्लोजर्स होने चाहिए, अकाउंटेबिलिटी होनी चाहिए। करेक्ट, तो उसकी बात कर रहा है यहाँ पे कि कॉर्पोरेट गवर्नेंस भी बढ़ेगी क्योंकि जितने भी डिस्क्लोजर्स हैं वो एकदम ट्रांसपेरेंटली होंगे। एडवाइस करना ये भी देखो इंपॉर्टेंट है, मतलब ऑडिटर का आप यहाँ पे याद रखो, उसका सिर्फ एक ही काम नहीं है कि हाँ ठीक है गलतियां निकाल दी। ठीक है, ये हम स्टार्टिंग से बात कर रहे हैं, हमने इंटरनल ऑडिट में भी ये बात की थी।
कि ऑडिटर का जो काम है ना, उसका काम क्या रहता है, तो आप प्रॉब्लम्स तो ठीक है आपने फाइंड आउट कर दी, बट साथ ही साथ आप क्या करो, मैनेजमेंट को एडवाइस भी करो कि अच्छा आपने यहाँ पे ये प्रॉब्लम्स की हैं और इसको ऐसे ऐसे हम सॉल्व कर सकते हैं ताकि फ्यूचर में वो सेम चीज वापस से रिपीट ना हो, ठीक है। सो एडवाइस द मैनेजमेंट विद रिगार्ड टू एरियाज वेयर परफॉर्मेंस रिक्वायर्स इम्प्रूवमेंट। नेक्स्ट, फैसिलिटेटिंग इन फिक्सेशन ऑफ प्राइजेस ऑफ द एंटिटी, वैल्यूएशन, प्राइस कंट्रोल। देखो ऑब्वियसली बात है, हमें पता है प्राइजेस कम से कम होंगी तो ही हमारा प्रॉफिट जो है वो मैक्सिमम होगा। तो अब वो ये बताएगा कि यार कैसे कैसे हम प्राइसेस को फिक्स करें जिससे हमारा प्रॉफिट भी बढ़े, ठीक है। और दूसरी चीज, प्राइसेस रीजनेबल भी होनी चाहिए, है ना। ऐसा भी नहीं है कि तुम प्रॉफिट बढ़ाने के चक्कर में ऐसी प्राइस चार्ज कर रहे हो कि आपका कस्टमर कल आएगा ही नहीं आपके पास। अब मैं तुम्हें बोलूँ कि मैं जो है वो अपनी क्लासेस सेल कर रही हूँ 1 लाख रुपए में, तुम खरीदने आओगे क्या? भाई तुम बोलोगे ऐसा क्या पढ़ा रहे हो आप, पास होने की गारंटी तो ले नहीं रहे हो, आप तो पढ़ा ही रहे हो ना, ठीक है। ऑब्वियस सी बात है, मैं तुम्हें ये बोल दूं कि तुम अगर मेरे से क्लासेस लोगे तो 100% तुम्हारे AIR 1 आएगी, तो ऑब्वियस है वो एक फेक प्रॉमिस है, ठीक है, ऐसा तो पॉसिबल ही नहीं है। तो यहाँ पर मैं तो पूरा पढ़ाऊंगी, तुम्हारा एफर्ट है, तुम्हारा लक है, तुम्हारा सब कुछ है। सो वही वाली चीज है यहाँ पे कि एक रीजनेबल तो आप चीज चार्ज करोगे कि नहीं करोगे। सो यहाँ पर भी वही चीज बोली है कि आप ऐसी प्राइसेस भी फिक्स मत कर देना कि ठीक है हम तो ऐसी प्राइसेस फिक्स करेंगे कि हमारा मैक्सिमम प्रॉफिट हो रहा है। आपको रीजनेबल काम भी करना होगा, ठीक है, क्योंकि आपका कस्टमर आपके पास आएगा ही नहीं फिर। वैल्यूएशन ऑफ कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, प्राइस कंट्रोल्स, ये सारी चीजें। सो ये सारे तो क्या हो गए, आपके जनरल ऑब्जेक्टिव्स हो गए। अब हम चलते हैं किस पे, सोशल ऑब्जेक्टिव पे, ठीक है, सोसाइटी के लिए। अब देखो जैसे अभी अपन ने एग्जांपल लिया, मैंने तुम्हें बोला मैं 1 लाख की क्लास जो है वो तुम्हें बेचूंगी। ऑब्वियस सी बात है ना कि वो तुम्हारे लिए, मान लेते हैं चलो तो मैंने एग्जांपल लिया, सारे के सारे जितने भी मार्केट में लोग हैं, ठीक है, जो भी फैकल्टीज है वो यही काम करने लग गए, तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट अगर वो 1 1 लाख रुपए का सेल करने लग गए तो अब सबका ही 1 लाख का है, तो तुम्हें झक मार के खरीदना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? तो क्या वो चीज सही है? क्या नहीं है ना, तुम्हारे लिए कितना गलत हो जाएगा वो चीज, क्या पर सब्जेक्ट हमें 1 लाख रुपए पे करने पड़ रहे हैं, भाई कमाएंगे कब वो उतना। सो वही वाली चीज है यहाँ पे, सोसाइटी जो है वो भी क्या चाहती है कि उसको गुड्स और जो भी सर्विसेज हैं वो अफोर्डेबल प्राइस पे मिल जाए, ठीक है। और वो कब होगा, जब कंपनी की कॉस्ट कटिंग होगी, कंपनी की खुद की कॉस्ट कम है तो वो ऑब्वियस सी बात है कि वो प्राइसेस कम रख सकती है, तब भी उसका प्रॉफिट होगा, ठीक है। देखो, वेरीफाई वेदर द प्राइसिंग ऑफ द प्रोडक्ट जस्टिफाइड्स क्वालिटी। पहली चीज तो ये कि अब जैसे हमने अभी वो एग्जांपल लिया कि इतनी मैं क्या ही ऐसा क्या ही पढ़ा दूंगी, रैंक की तो वो मैं नहीं ले रही ना कि भाई AIR 1 आएगी तुम्हारी। तो वही वाली बात है कि अब मैं वो भी नहीं बोल रही कि तुम्हारी AIR 1 आएगी। सो उस अकॉर्डिंग अगर मैं 1 लाख रुपए चार्ज कर रही हूँ तो वो तो बहुत ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। सो वही वाली बात है कि यार जो क्वालिटी है उसके अकॉर्डिंग प्राइस रीजनेबल होनी चाहिए, ठीक है। रिमूविंग द डिस्पैरिटीज, कोई प्रॉब्लम्स हैं, कोई इश्यूज हैं प्रोडक्ट की प्राइसिंग में, तो उसको भी आप हटा दो। इंश्योरिंग नो कॉस्ट बेस्ड इकोनॉमिक इम्बैलेंस अकर इन द प्राइसेस ऑफ गुड्स और सर्विसेज, यानी इकोनॉमिक इम्बैलेंस नहीं होना चाहिए। इकोनॉमिक इम्बैलेंस भी वही है कि आप जो प्राइस पे कर रहे हो आप उससे एक्सपेक्ट करोगे मैक्सिमम आउटपुट और मिनिमम आपका क्या लगे, कॉस्ट और वेस्टेज, तो उसे हम कहते हैं इकोनॉमिक कोई चीज हमने की है, तो वो आपको मेक श्योर करना है। फैसिलिटेटिंग इन ग्लोबल मार्केट कॉस्ट कॉम्पिटिटिवनेस, ठीक है। अब देखो ऑब्वियस ही बात है कि अब कोई भी अगर कंपनी है कुछ भी है, वो अपने जो प्रोडक्ट है उसकी प्राइस इतना अनरीजनेबली चार्ज करेगी तो ऑब्वियस सी बात है कस्टमर शिफ्ट हो जाएगा किसके ऊपर, उसके कॉम्पिटिटर्स के ऊपर। तो जब वो वहां पे शिफ्ट हो जाएगा तो उस सिचुएशन में क्या वो कंपनी मार्केट में लॉन्ग रन में सरवाइव कर पाएगी? नहीं कर पाएगी, एब्सोल्युटली। तो इस केस में यहाँ पर क्या बोला है, इस केस में यहाँ पे ये बोला है कि आप इस तरीके से अपनी प्राइसेस को मेंटेन करो जिससे आप कंपटीशन तो सरवाइव कर पाओ कम से कम, ठीक है, कि ना ही बहुत ज्यादा लो है ना ही बहुत ज्यादा हाई, ठीक है। इंश्योर एफिशिएंट यूटिलाइजेशन, अब देखो ये वाला पॉइंट वापस से आ गया ना, तो ये पॉइंट तो हमें हर जगह पे लिखना ही लिखना है, एफिशिएंट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेस, ठीक है। इसके बाद देखो क्या बोला है, यूटिलिटी और एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट ऑडिट। अब कॉस्ट ऑडिट के क्या क्या बेनिफिट्स हैं देखो, सबसे पहले तो क्या बोला, अच्छा जो अब हमने ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हैं ना उसको ही थोड़ा सा मॉडिफाई करके हमें बेनिफिट्स बनाने हैं, कोई बहुत नया कुछ नहीं आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। देखो, यूटिलिटी और एडवांटेजेस ऑफ कॉस्ट ऑडिट, सबसे पहले क्या बोला, इंश्योर्स एक्यूरेसी ऑफ कॉस्ट डेटा एंड एग्जैक्ट कंप्यूटेशन ऑफ द कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट। सबसे पहले ये क्या मेक श्योर करेगा कि जो भी हमने कॉस्ट डेटा लिखा हुआ है, जो भी प्राइसिंग है, जो भी कॉस्ट शीट है, कॉस्ट रिकॉर्ड्स है, एक्यूरेट है कि नहीं है, ठीक है।
प्रॉपर कॉस्ट निकाली है, कैलकुलेट हुई है कि नहीं हुई है। इट हेल्प्स इन असेसिंग ऑर्गेनाइजेशन की परफॉर्मेंस को चेक करने में हेल्प करता है, प्रॉफिट्स किस तरीके से कैलकुलेट किए जा रहे हैं, कैसे प्रॉफिट हो रहा है, क्या वैल्यू है अलग अलग चीजों की, कितना इफेक्टिवनेस है, कितना एफिशिएंसी है, ठीक है, वो पूरा प्रोसेस कितना इफेक्टिवली एंड एफिशिएंटली किया जा रहा है। अप्रेज एक्चुअल परफॉर्मेंस इन कंटेक्स्ट ऑफ इम्प्लीमेंटेड स्ट्रैटेजी, कि जो भी हमने स्ट्रैटेजी बनाई है कि अच्छा हम इस स्ट्रैटेजी से काम करेंगे, तो अब आपने स्ट्रैटेजी तो क्या बना ली कि यार मुझे तो रैंक लेके आनी है, बट आप जो है वो एक्चुअल मतलब ऐसा काम कर रहे हो, परफॉर्मेंस आप ऐसी दे रहे हो कि आपके रैंक तो छोड़ो 40 भी नहीं आ पा रहे, तो क्या वो दोनों चीजें मैच हो रही है? आपकी स्ट्रैटेजियां तो गलत है, या आपने जो ऑब्जेक्टिव सेट किया है उसके अकॉर्डिंग आप काम नहीं कर रहे, तो डिस्पैरिटी डिविएशंस है ना, तो वो क्यों है, कैसे है, उसको फाइंड आउट करना। सपोर्ट मैनेजमेंट इन डिसीजन मेकिंग ऑफ बोथ रेगुलर एंड नॉन रूटीन डिसीजन। देखो यहाँ पे क्या बोला, मैनेजमेंट जो है ना उसको आप हेल्प करोगे बीइंग एन ऑडिटर, क्योंकि आप एडवाइस दोगे, सजेशन दोगे, इंप्रूवमेंट दोगे, ना सिर्फ डे टू डे मैटर में, बल्कि किस मैटर में, नॉन रूटीन मैटर्स, मतलब जो डे टू डे के अलावा वाले बड़ी बड़ी स्ट्रैटेजीज बनानी होती है, ठीक है, जो ऐसा नहीं है कि डेली बेसिस पे हो रही है, साल में एक बार दो बार बन रही है, उनमें भी आप हेल्प करो, ठीक है। देखो क्या बोला कि इस तरीके से कि कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस पूरी होनी चाहिए और आपका भी प्रॉफिट होना चाहिए, जो भी रिसोर्सेज आप यूज कर रहे हो उस रिसोर्सेज को यूज करके मैक्सिमम आपका बेनिफिट आना चाहिए, इंप्रूवमेंट होना चाहिए, प्रोडक्ट मिक्स कैसा बनना चाहिए, इन्वेस्टमेंट हमें कहाँ करने हैं, किस तरीके से करने हैं, वेस्ट मैनेजमेंट। तो चीजें वही बोल रहा है घुमा फिरा के, पर अल्टीमेटली आप देखो यहाँ पे जो है वो मेन जो मोटिव है वो वही है, गलतियां निकालो, कॉस्ट कटिंग कैसे हो सकती है, प्राइसिंग कैसे हो सकती है, ऑप्टिमम यूज ऑफ रिसोर्सेज कैसे हो सकता है, इफेक्टिवनेस एफिशिएंसी कैसे आ सकती है। सो ये ऐसा चैप्टर है जिसमें आप कुछ अगर 10 कीवर्ड्स भी याद कर लोगे ना तो कोई भी टॉपिक आप लिख सकते हो। तो ऐसे चैप्टर्स में हमें बहुत ज्यादा दिमाग लगाना नहीं होता, आपने यहाँ पे मेरे साथ पढ़ लिया, दैट्स इट। इसको लेके मत बैठना कि 5 दिन ये चैप्टर को हम रट्टा मार रहे हैं, यू नीड नॉट डू दैट, ठीक है। लास्ट है स्कोप ऑफ कॉस्ट ऑडिट। देखो क्या बोला है यहाँ पे, कॉस्ट ऑडिट अब जो है स्कोप, स्कोप का मतलब है वही कवरेज, कि क्या क्या चीजों की हमें ऑडिट करनी है और क्या क्या बेसिकली कवर कर रहा है वो एरियाज को। सबसे पहले तो वही कंट्रोल द कॉस्ट, नेक्स्ट स्टैंडिंग सॉरी सेटिंग स्टैंडर्ड्स एंड बजट्स। यहाँ पे हम स्टैंडर्ड सेट करेंगे कि अच्छा हमें इतनी कॉस्ट जो है वो रखनी चाहिए, या ये हमारा बजट है, तो वो सब हम सेट कर रहे हैं पूरा ओवरऑल एनालाइज करके। एक्यूरेसी ऑफ इन्वेंट्री वैल्यूएशन, मिनिमाइज वेस्टेज एंड ये तो देखो अगेन फिर से आ गया, एनहांसिंग ऑर्गेनाइजेशंस ओवरऑल एफिशिएंसी, ठीक है। सो ये बेसिकली जो जितने भी टॉपिक्स हमने किए, देखो यहाँ से ऑब्जेक्टिव्स, उसके बाद में दो टाइप के ऑब्जेक्टिव्स पढ़े हमने, यूटिलिटी या एडवांटेजेस कह लो, स्कोप कह लो, तीनों का कंटेंट घुमा फिरा के सेम ये चीज है, बस थोड़ी सी लैंग्वेज में चेंज कर लेना, ठीक है, कि भाई वहां पे ऑब्जेक्टिव्स हैं जो कि अचीव करता है कॉस्ट ऑडिट, बेनिफिट प्रोवाइड करता है कॉस्ट ऑडिट, तो वो थोड़ा सा लैंग्वेज मॉडिफाई करके ये चैप्टर तो आप एक बार रीड करके भी जाओगे, यू विल बी गुड टू गो, ठीक है। चलो सो विद दिस अपना जो फर्स्ट चैप्टर है पार्ट ए का बेसिक्स ऑफ कॉस्ट ऑडिट, वो यहाँ पे अपना होता है कंप्लीट। ओके देन अपना ये फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे कंप्लीट होता है, बाकी हम लोग नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। थैंक यू एवरीवन एंड हैव अ नाइस डे।